प्रिय छात्रों, कल के क्लास में हम लोगों ने आंग्ल अफगान संबंध को देखा था और आंग्ल अफगान संबंध को पढ़ने के क्रम में एक सेंटेंस उभर करके सामने आया था कि आंग्ल अफगान संबंध की पूंछ सिंध विलय। अंग्रेजों ने जो सिंध का विलय किया वो अफगानिस्तान के संघर्ष का पुंज था, जिसका अर्थ ये हुआ कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों को जो हार का सामना करना पड़ा या अंग्रेजों के प्रभाव में जो कमी आई, उस कमी की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने सिंध को जीत लिया। अफगानिस्तान को तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव में, ब्रिटिश साम्राज्य के तेज में कोई कमी नहीं हो, उसको बचाए रखने के लिए एक मुलायम चारा के रूप में सिंध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो इसी परिवेश में सिंध विलय को इतिहास की पुस्तकों में देखा जाता है कि साहब सिंध के जो शासक लोग थे, अमीरों के जो अमीर लोग थे, वहां शासक वर्ग को अमीर कहा जाता था। तो जो अमीर था सिंध का, वो अंग्रेजों के हर डिमांड को फुलफिल करता रहता था। लेकिन इसके बावजूद भी, अंग्रेजों का विरोधी नहीं होने के बावजूद भी, अंग्रेजों ने सिंध को सिर्फ इसलिए विलित कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में क्योंकि वो अफगानिस्तान में हार चुका था। और अफगानिस्तान का हार से जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में कमी आई थी, उसको बचाए रखने के लिए अंग्रेजों ने सिंध का विलय कर लिया। तो इसीलिए इतिहासकारों के बीच ये कहा जाता है कि जो सिंध का विलय था वो अफगान संघर्ष का पूंछ था। ये ऑब्जेक्टिव, ये वक्तव्य के आधार पर प्रश्न भी किया जाता है। यही वक्तव्य दे देगा जो भी हमने कहा और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो वो प्रश्न का यही उत्तर होगा जो सिंपल वे में अगर बोला जाए कि सिंध विलय अंग्रेजों ने क्यों किया, या आंग्ल सिंध संबंध का वर्णन करें, या आंग्ल सिंध युद्ध का वर्णन करें, सारे में वही तथ्य हैं। सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार जो है वो एक दो सेंटेंस ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, बाकी सभी चीज वही रहता है। क्लियर? दूसरी बात पढ़ाने से पहले ये बताना चाहते हैं कि देश के आंतरिक भागों को जीतने के बाद फ्रंटियर एरिया पे अंग्रेजों ने 3 संबंध स्थापित किए। यह 3 लोगों से संघर्ष हुआ। एक अफगानों से संघर्ष हुआ जिसका वर्णन करके क्लास में कर चुके हैं। दूसरा सिंध से संघर्ष हुआ जिसका वर्णन आज की क्लास में करने जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो बर्मा से संघर्ष है जो हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज का क्लास पूरा का पूरा केंद्रित होगा एंग्लो सिंध रिलेशन पर या एंग्लो सिंध वार पर। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि सिंध का एक स्वतंत्र अस्तित्व कैसे आया, है ना। तो जहां तक सिंध का प्रश्न है, तो ये सिंध मुगल साम्राज्य में एक प्रांत था, मुगलों का प्रांत था, यह पहले से ही जानते हैं। लेकिन जब मुगल का पतन हुआ, मुगलों का पतन हुआ तो 1767 ईस्वी में 176 में सिंध जो है वो स्वतंत्र हो गया। एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, जैसे मुगलों के अवशेष पर बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, उसी तरीके से सिंध भी 1767 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसे स्वतंत्र राज्य बनाया किसने? तो बलूच लोगों ने। बलूच लोगों ने क्या किया
कि सिंध पर 1767 ईस्वी में कब्जा कर लिया। यानी वहां के स्थानीय लोगों ने सिंध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं की, और इसी बलूच लोगों के द्वारा जो है एक वंश की स्थापना की गई जिसको बोला जाता है तालपुरा वंश। क्या? तालपुरा वंश। और ये तालपुरा वंश में जो शासक की पदवी थी, क्या? शासक की जो पदवी थी वो राजा नहीं थी, बल्कि क्या था? अमीर था। यानी अमीर आप कहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंध का शासक। अब देखिए कि ये जो तालपुरा वंश में था, ये 3 भागों में बांट लिया। वंश एक ही था, तालपुरा वंश ने 3 भाग में क्या किया कि सिंध को बांट लिया। ठीक है? उसमें एक भाग था हैदराबाद, दूसरा जो था खैरपुर, और तीसरा जो था अमीरपुर। ठीक है? यानी सिंध क्या हुआ तो ये 3 भाग में बढ़ गया। इसके भी अमीर होते थे, ठीक है, और इसके भी अमीर होते थे यानी राजा होता था, और इसके भी अमीर होते थे यानी कि राजा होता था। ठीक है? और इन तीनों में जो श्रेष्ठता प्राप्त थी वो हैदराबाद के अमीर को थी। यानी इन तीनों अमीरों में हैदराबाद का अमीर श्रेष्ठ था। यानी अन्य खैरपुर और अमीरपुर के अमीर जो थे अपने आप को उसके अधीन मानते थे, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्र थे। प्रैक्टिकली जो है वो हैदराबाद का अमीर को इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो उसको अपने अधीन मानते थे। क्लियर? तो इस तरीके से सिंध कैसे जो है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आया, वो हमने आपको एक छोटे से इंट्रो में बताया। अब देखिए अगला जो शीर्षक है कि सिंध विलय के कारण। सिंध विलय का कारण। अंग्रेजों ने क्यों सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया, एक प्रश्न आता है। तो अब देखिए, तो इस पर जब दृष्टि डालते हैं तो कुछ बिंदु है। जैसे पहला, व्यापारिक महत्व। ठीक है? फंस जाता है। उसके बाद दूसरा जो है फ्रांस के आक्रमण का भय। फ्रांस के आक्रमण का भय। तीसरा जो है वो रूसी आक्रमण का भय। और चौथा जो कॉज है वो है अंग्रेजों का अफगान में पराजय। अफगान में पराजय। तो सिंध विलय के कारण के परिवेश में ये कुल 4 बातें कही जाती हैं। कितनी बातें? 4। और इन चारों का जो नोट्स हमने दिया है उसमें एक्सप्लेन से पूरा वर्णन है। यहां बिंदुवार सिर्फ हम व्याख्या करने जा रहे हैं
कि सिंध विलय के पीछे क्या कॉज थे, आखिर अंग्रेजों ने सिंध को क्यों विलित किया। तो सिंध अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। पहले इसका वर्णन हम करने जा रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी थी, एक व्यापारी लोग थे और उनका मूलभूत उद्देश्य जो था वो आर्थिक लाभ कमाना था। जो राजनीतिक सत्ता स्थापित किया भारत में, तो इस राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के पीछे कारण भी आर्थिक लाभ था। और जब आर्थिक लाभ की गुंजाइश नहीं रही तो भारत को स्वतंत्र कर देने के पीछे यह भी एक कारण था 1947 में कि अन्य बहुत सारे कॉज थे आजाद करने के, लेकिन अंग्रेजों के सामने आजाद करने का एक कारण सबसे बड़ा यह भी था कि अब लगा कि जिस प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और उसको दबाने में जितना हमको खर्च होगा तो उतनी आय अब भारत से हमको नहीं होने वाली है, इसलिए बेहतर है कि भारत को छोड़ दो। तो शुरू से लेकर अंत तक अंग्रेजों का भारत में दृष्टिकोण लाभ कमाने वाला कभी भी आंखों से ओझल नहीं हुआ, यह एक अकाट सत्य है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सिंध का विलय करने के काउज है उसमें सबसे पहले नंबर पर सिंध का व्यापारिक महत्व है, ट्रेड इंपॉर्टेंस। अगर इस पर हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि आरंभिक समय में जिस समय अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस समय उनके लिए सिंध महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने ऐसी स्थिति में 1775 ईस्वी में व्यापार के दृष्टिकोण से सिंध के थट्टा में अपनी एक कोठी खोली थी 1775 में। 1775 से लेकर 95 तक की कोठी रही, सक्रिय रही। कोठी का क्या अर्थ होता है ये पहले से पता है, इसको अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको लगातार इस बीच में घाटा होता रहा अंग्रेजों को, इसलिए अंग्रेजों ने 1795 में थट्टा के अपनी कोठी को बंद कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यापार के दृष्टिकोण से अभी लाभदायक सिंध नहीं था, इसीलिए सिंध अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन बाद में जो घटनाएं घटती हैं, राजनीतिक घटनाएं जो घटी, उन घटनाओं ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन करने के लिए मजबूर कर दिया अंग्रेजों को। अगर अंग्रेज सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाते तो फिर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव में कमी आ जाती। वो कैसे, वो देखिए। तो उसमें सबसे पहला कारण है फ्रांस के आक्रमण का भय। आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में 1789 एडी में एक क्रांति हुई थी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, वो एक अलग विषय होगा हम लोगों का। लेकिन यहां इतना सा जान लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए हुई थी और यह स्थापित नहीं हो पा रहा था। इसीलिए फ्रांस, जिसने राजा के खिलाफ विद्रोह किया था, नेपोलियन बोनापार्ट को खुद राजा मान लिया और नेपोलियन बोनापार्ट का यह उद्देश्य हो गया कि हम ये स्वतंत्रता और समानता, भाईचारे का वृक्ष को पूरे विश्व में लगाएंगे। तो 1799 ईस्वी में उसने सबसे पहले यूरोप में ही अभियान करना शुरू कर दिया और संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद के या राष्ट्रीयता के दीप जला दिए। तो अंग्रेजों को यह लगा कि कहीं भारत में भी आ सकता है और भारत में आने का मार्ग क्या था, तो वही उत्तर पश्चिमी भाग। तो जो फ्रेंच नेपोलियन के आक्रमण का भय जो उत्पन्न हो गया था, तो उसके कारण से भी अंग्रेजों के लिए अनिवार्य हो गया कि जो सीमावर्ती दो राज्य हैं यानी अफगानिस्तान और सिंध,
उसको वो स्वतंत्र ना छोड़े या उसमें हस्तक्षेप करे। तो अफगानिस्तान में तो हस्तक्षेप किया तो सफल नहीं हो पाया वो, लेकिन सिंध जो बिल्कुल सीधा साधा बेचारा था उसको जो है अपने इस नीति के तहत शामिल कर लिया। किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य। दूसरा कि इसी समय रूसी आक्रमण का भी भय था। इस समय यानी 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो वैश्विक रणनीति थी वो ये थी कि रूस बाल्कन क्षेत्र में जो है वो काफी सक्रिय था और वहां के स्लाव जातियों को रूस में मिला लेना चाहता था। और ब्रिटेन का उद्देश्य क्या था कि किसी भी तरीके से बाल्कन क्षेत्र की अक्षुण्णता बनाए रखी जाए, क्योंकि अगर वो टूटेगा तो उससे ब्रिटेन मजबूत नहीं होगा बल्कि रूस और जर्मनी और फ्रांस मजबूत होगा, और रूस, जर्मनी और फ्रांस अगर मजबूत हो जाएगा तो फिर उससे ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा है। तो इसलिए यूरोप में ब्रिटेन का ये पूरा ताकत था कि हम बाल्कन को बचाए रखें या तुर्की को बचाए रखें, और दूसरी तरफ रूस का यह प्रयास था कि हम जो है वो बाल्कन क्षेत्र को आपस में बांट ले, और इसके लिए जरूरी था कि ब्रिटेन पर प्रभाव बनाया जाए। तो ब्रिटेन पर प्रभाव बनाने के लिए रूस ने ईरान के साथ समझौता कर लिया। तो रूस ने जैसे ही ईरान के साथ समझौता किया वैसे ही सतर्क हो गया भारत का ब्रिटिश सरकार कि ये तो हमारे मुंह तक पहुंच गया है, दरवाजे तक पहुंच गया है, और ऐसी परिस्थिति में अपने दरवाजे को सुरक्षित हम नहीं रखेंगे तो फिर कभी भी रूसी आक्रमण हमारे साम्राज्य पर हो सकता है। और ब्रिटेन के लिए दरवाजा कौन था? तो अफगानिस्तान और सिंध, यही था ना। तो इसलिए सिर्फ रशियन आक्रमण के कारण सिर्फ अफगानिस्तान में ही अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि रशियन आक्रमण के कारण सिंध का भी अंग्रेजों ने विलय किया। अब बात समझ में आई? अब देखिए चौथा और अंतिम कारण क्या था कि कल ही के क्लास में हम लोग देख चुके हैं बड़ा विस्तार के साथ कि किस प्रकार से अंग्रेजों की हार हुई। कहां? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में तो 3 वार हो गए थे, लेकिन 3 वार में पहले ही वार काफी महत्वपूर्ण था, और उसी में यह फैसला हो गया कि अफगानिस्तान में अंग्रेज जीत नहीं सकते। हालांकि बाद में चल करके लॉर्ड लिटन के समय में गंडमक की संधि हुई जिसमें बहुत आपत्तिजनक बात थी, लेकिन उस गंडमक की संधि को भी अफगानियों ने नहीं माना और फिर अंग्रेजों को भगा दिया। तो जो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रवृत्ति पाई जाती थी अफगानिस्तान में, उसका मुकाबला अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे, और इस कारण से अफगानिस्तान में उनके प्रभाव में यानी उनकी शक्ति में या उनके तेज में या उनका जो एक झूठा प्रभाव था विश्व पर कि ये अजय शक्ति है, उसको अफगानियों ने तोड़ दिया था। अब भारत में एक ऐसा शक्ति थी जो चैलेंज कर सकती थी अंग्रेजों को कि हमने तुम्हें पराजित किया है, तुमने हमें पराजित नहीं किया। तो ये जो उनके प्रभाव में कमी आई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा किसको? तो सिंध को, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा कि अब कोई ना कोई सीमावर्ती क्षेत्र को हम विजित करेंगे तभी मेरा प्रभाव बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से अफगानी युद्ध का पूंछ था सिंध विलय। सिंध विलय नहीं करता अंग्रेज, अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो उसकी सीमा वहीं सुरक्षित हो जाती। सिंध जीतता ना जीतता उसको कोई फर्क नहीं पड़े। बहुत सारे देसी रियासत थे जिनका अस्तित्व 1947 तक रहा है। सभी पूरे भारतीय भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा थोड़ी हो गया था। बहुत सारी देसी रियासत थे जो स्वतंत्र थे, अंग्रेजों के अधीन नहीं हुए थे। तो वैसे सिंध भी रहा था, लेकिन सिंध का विलय इसलिए हुआ, सिंध को अंग्रेजों ने इसलिए विजित किया क्योंकि वो अफगानिस्तान में हार गए थे। तो उसकी पूर्ति, अपने हार की पूर्ति उन्होंने कहा कि सिंध ने की। क्लियर? यस सर। अब देखिए साहब, तो जब ऐसा हुआ तो ऐसी परिस्थिति में
अंग्रेजों ने निम्न अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिंध का विलय कर दिया। सिंध का विलय किया। अब देखिए बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। पहले तो पढ़ाया ये गया कि साहब सिंध क्या है, कैसे राज बना, फिर अंग्रेजों ने उसको भारत में मिलाया तो क्या कॉज थे, तो कॉज पढ़ा। अब है हमने एक चीज लिखी वो ये कि अब उन्होंने बहुत सारे अभियान किए सिंध में, और अभियान के बाद जो है वो या बहुत सारे मिशन भेजे और उसके बाद उससे संधि की। संधि करते करते धीरे धीरे सिंध को ऐसा मजबूर कर दिया कि वो विलय के लिए तैयार हो गया, यह सिंध को जीत लिया गया। तो अब हम लोग को वो मिशन या वो संधि हम लोग को पढ़नी है या समझना है, ठीक है। तो अब देखिए उसमें जो पहला है वो है बर्न्स का मिशन। क्या है? बर्न्स का तो देखिए साहब बर्न्स का मिशन क्या था। तो बर्न्स के मिशंस के बारे में उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड था, बोर्ड ऑफ, ये सब समझाने की तो जरूरत नहीं है अब आप लोग को है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलिए तो, देख लो पर इधर से, निरीक्षक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में निरीक्षक मंडल, निदेशक मंडल। तो आओ हाँ, अरे नियंत्रक मंडल बोला जाता था, निदेशक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था। देखिए सुधार जाइए मुन्ना भाई, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा। जो पढ़ा हुआ बात में ऐसा है क्यों, क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था एलन बरो। यही एलन बरो क्या होगा, 42 में भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, क्योंकि कल की क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसने बर्न्स को सिंध भेजा। किस लिए भेजा, तो आंतरिक भाग की जानकारी हेतु। एक सैयद ने आशंका जताई थी इस मिशन पर। अब देखिए बर्न्स मिशंस क्या है। ये लगभग 1830 की बात है। कब क्या, तो सिंध के बारे में दिवाकर जी, अंग्रेजों को वास्तव में पता ही नहीं था, सिर्फ सुनते थे कि सिंध जो है एक जगह है, लेकिन कैसा है, आंतरिक भाग में क्या क्या है, महत्वपूर्ण है कि नहीं,
लाभदायक होगा कि नहीं, या कह लीजिए कि उसके टोपोग्राफी से अंग्रेज लोग अनभिज्ञ थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग क्या था, कंपनी की देखभाल करने वाले लोग थे, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने वाले लोग थे, लाभ कमाने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने देखा कि आखिर सिंध जो है वो अछूता क्यों रहेगा, हमको तो उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और सिंध का जो स्थिति थी उस समय, वो एक प्रकार से उसके टोपोग्राफी के कारण एक आइसोलेटेड एरिया था और बड़ा खूबसूरत था। पर्वतों, पहाड़ों, नदियों से घिरा हुआ एक सुंदर सा भूखंड था, जिसमें बहुत सारी चीजें जो है व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन अंग्रेजों के लिए जो है ये अनजान इलाका था। तो सुनी हुई बातें सुना करता था अंग्रेज, तो उससे उसकी जिज्ञासा जागी कि लगता है काफी महत्वपूर्ण है वो, और अभी तक हम लोग जानते नहीं है उसको। तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल का जो हेड था एलन बरो, जो बाद में चल करके 1842 से 44 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, उसने एक ऑफिसर जिसका नाम बर्न्स था उसको सिंध भेजा। उद्देश्य उसका बर्न्स का यह था कि तुम सिंध के आंतरिक भागों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करो, क्या उसका रूट है, क्या रोड है, क्या क्या व्यापार वहां होता है, राजनीतिक स्थिति वहां की क्या है, सारी चीज का पता लगा। लेकिन जो बलूच लोग थे जिनका अधिकार सिंध पर था, तो बलूच लोग की शुरू से एक अलग साइकोलॉजी रही है। और वो साइकोलॉजी क्या, कि हम दूसरी जातियों से या दूसरी लोगों से कट कर रहे हैं, हम आइसोलेटेड रहे, और ये इतना अच्छा जगह है कि अगर शक्तिशाली लोग अगर देख लेगा तो यहां आ जाएगा और कब्जा कर लेगा। इसीलिए सिंध के अमीर या सिंध के बलोच बाहरी लोगों से संपर्क ही नहीं रखते थे और न बाहरी लोगों को बुलाते थे। तो इस बात का एहसास था अंग्रेजों को कि अगर बर्न्स जाएगा तो हो सकता है कि वहां के बलोच, वहां के अमीर इस मिशन का विरोध करें। इसलिए पहले ही हवा उड़ा दी गई कि बर्न्स का उद्देश्य सिंध जाना नहीं है, बर्न्स का उद्देश्य पंजाब में रंजीत सिंह को गिफ्ट देना है। अब पंजाब में हम दूसरे क्षेत्र से भी जा सकते थे, लेकिन शॉर्टकट रास्ता सिंध का है, इसलिए हम सिंध में घुस कर जा रहे हैं। तो बलूचियों ने नहीं बोला कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है जाइए। लेकिन उद्देश्य रंजीत सिंह को गिफ्ट देना नहीं था, उद्देश्य सिंध के या सिंधु नदी के आंतरिक भागों को देख लेना था। और लोग तो नहीं समझे, लेकिन एक सैयद ने इस मिशन को समझ लिया और कहा कि अनर्थ हो गया कि अब अंग्रेजों ने सिंधु नदी को देख लिया है, अब सिंध बहुत जल्द गुलाम होने वाला है। यह सैयद 1830 में यह बात कही थी और 1839 में ये बात, सॉरी 39 में कैसे, 32-33 में ये बात पूरी हो, सर नहीं ठीक है, 39 में सिंध समाप्त हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया। तो देखिए बर्न्स मिशन कितना महत्वपूर्ण है। शुरुआत किसी एक मामूली घटना से होती है और वही घटना बाद में चल के कैसे विकराल हो जाता है, कैसे किसी राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो सिंध आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरा शीर्षक हम बनाते हैं कि पोर्टिंगर मिशन और 1832 की संधि। इसमें कोई संधि नहीं होती है, ठीक है ना। पोर्टिंगर मिशन और 1832 की अब देखिए क्या हुआ कि ये एलन ब्रो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड था,
तो जब बर्न्स ने अपना रिपोर्ट दिया तो ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हुआ कि सिंध कितना इंपॉर्टेंट है। तब एलनबरो ने खबर किसको किया? एलनबरो तो रह रहा था कहां? लंदन में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो भारत में था नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां था? लंदन में था। तो एलनबरो ने खबर किया उस समय के गवर्नर जनरल को। तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? बोलिए। हाँ, विलियम बेंटिक। आपको बोल रहे हैं ना कि सब याद कीजिए, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? फौरन दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन है, तब याद होगा चीजें। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया कि इसने जो कक्ष का अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, जिसका नाम था पोटिंगर। क्या नाम था? पोटिंगर। इसे जो है वो अमीरों से संधि करने के लिए कहा। अमीरों से संधि करने हेतु कहा। मतलब एक बात तय हो गई कि जो 1795 में थट्टा का किला बंद हुआ था, या थट्टा की कोठी अंग्रेजों ने बंद की थी आर्थिक हालात के कारण, वो परिस्थिति अब चेंज कर गई है। अब सिंध इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट है, व्यापार के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंस है, इसलिए अब वहां के अमीरों को उसके साथ संधि की जाए। संधि करना क्यों जरूरत है? क्योंकि अमीर परमिट नहीं करते थे किसी बाहरी शक्ति को प्रवेश करने के लिए, ठीक है? और व्यापार करने हेतु यह अनिवार्य था कि अमीरों का परमिशन लिया जाए। तो अमीरों के परमिशन का अर्थ यह था कि उनसे पहले एक संधि किया जाए। उस संधि में शर्तें हो कि हम अब व्यापार, माने अंग्रेज व्यापार करेंगे, और तब अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। मामला यह था। अर्थात एलनबरो ने विलियम बेंटिक को कहा कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिंध को छोड़ी हुई है, वहां से व्यापार नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। सिंधु नदी वहां से बहती है, और उस नदी को के माध्यम से आप व्यापार कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी। आप कराची बंदरगाह तक पहुंच जाइएगा, और कराची से जो है वो सामान बहुत आसानी से ब्रिटेन आ सकता है, यूरोपीय देशों में जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आपको थोड़ा मैप के तहत समझाएं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि यहां पर से व्यापार होता था इस ढंग से, ठीक है? अब मान लिया सामान यहां पर है, यहां पर है, या यहां पर है, तो हमको व्यापार करना होता था नीचे में आकर के, यहां से फिर मुंबई से या सूरत से यहां से जाएगा यहां लाल सागर में। लेकिन यदि ये पाकिस्तान है, सॉरी, ये देखिए यहां पर का जो इलाका है, ये हम आपको दूरी है इसलिए समझ में नहीं आएगा, ये कराची है, ये सिंधु नदी है, ये वाला, ठीक है? तो यही ना जो इलाका था वो सिंध का इलाका था। ये सब जो देख रहे हैं यहीं पर था। तो अगर हम यहां से कराची बंदरगाह पर चले आए तो ये ज्यादा निकट हो गया यहां लाल सागर। नहीं समझ रहे बात? समझ रहे। चाहे यहां ओमान में आना हो, चाहे ईरान जाना हो, फारस की खाड़ी ज्यादा निकट हो गई। तो अभी तक सिंधु नदी को अंग्रेज नहीं जान रहे थे। नतीजा के तौर पर उनको लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा था। अगर इसको जान जाते तो फिर व्यापारिक रास्ता उनके लिए पूर्व से ज्यादा आसान हो जाता, दूरियां ज्यादा कम हो जाती। तो इस बात की जानकारी जो था वो सिंध के बारे में अंग्रेजों को नहीं थी। बर्न्स मिशन से जानकारी प्राप्त हुई अंग्रेजों को कि नहीं, सिंध काफी व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बात की सूचना एलनब्रो के द्वारा विलियम बेंटिक को दी गई कि तुम सिंध के अमीरों से संधि करो
कैसी संधि? व्यापारिक संधि करो कि हम सिंधु नदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंध के अमीर तैयार नहीं थे। वो जानते थे कि जिस सैयद ने आशंका जताई थी उससे भीग थे कि अगर एक बार ये शुरू हो गया तो फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है सिंध हमारे कब्जे से निकल जाएगा। तब पोटिंगर ने क्या किया कि धमकी दिया कि अगर हमसे संधि नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम तुम पर हमला कर देंगे। हम जानते हो कि हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं। तो धमकी का सहारा लिया पोटिंगर ने, और धमकी का सहारा लेकर के क्या किया कि 1832 ईस्वी का संधि हुआ। किसके बीच में यह संधि हुआ? तो पोटिंगर और सिंध के अमीरों के बीच में। सिंध के अमीरों का बीच का मतलब क्या हुआ कि हैदराबाद का अमीर, खैरपुर का अमीर और अमीरपुर का अमीर। ठीक है। अब इस संधि में क्या था? इस संधि में था कि ब्रिटिश जहाज सिंध नदी से जा सकते हैं। ये पहला है। ठीक है। कोयला एवं रसद सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कि सैनिक सामग्री, सैनिक जहाज या सामग्री नहीं ले जा सकते हैं। जो पोटिंगर और सिंध के अमीरों में 1832 ईस्वी का समझौता हुआ, उसमें ये तीन बातें थी। पहले अंग्रेज या ब्रिटिश जहाज सिंधु नदी में नहीं जाता था। इस समझौते के मुताबिक अब जहाज जाएगा, तो इसका मतलब कराची पोर्ट उनके लिए खुल गया। अब वो सामान कम दूरी तय कर करके जहां उनको भेजना था, एशिया के दूसरे भागों में या अफ्रीका के भागों में, वहां भेज सकते थे। और साथ ही साथ ये भी तय किया गया कि भाई पानी वाला जहाज चलेगा तो उस समय चलता था किससे? कोयला से। तो कोयला तो एक सीमित मात्रा ही मेरे जहाज में रहता है। लंबी दूरी तय करना होता है तो उसको पोर्ट ऑफ कॉल पर रुकना पड़ता है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब समझते हैं? ऐसा बंदरगाह जहां पानी, अनाज, कोयला ये सब जहाज में भरा जाता हो उसके उपयोग के लिए। तो अगर सिंध का अमीर नहीं देगा पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा तो फिर जहाज नहीं जा सकती थी। तो इसलिए पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा दी जाएगी, यानी कोयला और रसद सामग्री दी जाएगी। लेकिन तीसरा शर्त था कि वो जहाज सैनिक नहीं होगा, गैर सैनिक होगा, सिर्फ व्यापारिक दृष्टिकोण वाला जहाज होगा। और ना ही व्यापारिक दृष्टिकोण वाले जहाज में कोई सैनिक सामग्री होगी, ना कोई सैन्य जहाज होगा और न कोई आम जहाज में सैनिक सामग्री ले जाया जाएगा। ये इसमें जो है वो शर्त में शामिल थी। इसी को बोलते हैं पोटिंगर मिशन या 1832 की संधि। क्लियर? अब देखिए आगे आइए, देखिए कैसे कैसे अंग्रेज जो है वो सिंध को अपने कब्जे में लेता है। उसके बाद है 1838 की संधि। 1838 की संधि। इसमें क्या होता है भाई कि एक हुआ कि 32 का जो संधि था
1832 की संधि को 1834 ईस्वी में 183 में नवीकरण किया गया, यानी रिन्यूअल कर दिया गया। ठीक है ना, यानी जो ये संधि हुई है वो जारी रहेगी। इसी समय इस संधि की जो पृष्ठभूमि थी कि आखिर ये संधि क्यों हुई, तो इसकी पृष्ठभूमि सिर्फ एक थी और वो था रंजीत सिंह का आक्रमण, या कह लीजिए रंजीत सिंह का भय। रंजीत सिंह का भय, और इसी भय, इसी पृष्ठभूमि के कारण 1838 की संधि संपन्न हुई। ठीक है, और इसका जो 38 में संधि होता है वो क्यों होता है वो समझिए कि 32 के संधि के मुताबिक व्यापार चालू हो गया। अब सिंध के ऊपर में पंजाब का राज था। पंजाब आज का आप मत समझिए, अधिकांश जो पंजाब का इलाका था वो अब पाकिस्तान में है, बड़ा बात, जहां लाहौर है उसका हेडक्वार्टर। तो वो जो पंजाब था वो उसका शासक उस समय, जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, वो रंजीत सिंह थे। तो रंजीत सिंह सिंध को भी जीतना चाहते थे, यानी सिंध का भी विलय कर लेना चाहते थे रंजीत सिंह, किसमें? पंजाब में। और ये अंग्रेजों के हित में नहीं था। अगर सिंध रंजीत सिंह के अधीन चला जाता तो रंजीत सिंह और शक्तिशाली हो जाता। और अंग्रेज का पॉलिसी क्या था कि भारत में अपने से अधिक शक्तिशाली कोई राज न रहे। तो इसीलिए अंग्रेज भी ये चाहते थे कि हम के सिंध जो है एक स्वतंत्र इकाई बना रहे, वो रंजीत सिंह के कब्जे में ना जाए या फिर मेरे कब्जे में चला है। तो रंजीत सिंह के आक्रमण का भय दिखाया किसको? सिंध के अमीरों को, और कहा कि हमको बीच में इंटरफेयर करने दो, तभी ये आक्रमण बचेगा, वरना जितनी बड़ी शक्ति रंजीत सिंह है उससे तुम अकेला नहीं लड़ सकते हो। तो इस पर अमीर तैयार हो गए, और अमीरों अंग्रेजों के कारण जो है वो रंजीत सिंह आक्रमण नहीं कर पाया, और इसका लाभ उठा कर करके 1838 की जो है वो संधि हुई, जिसमें निम्न शर्तें थी। अब उसमें पहला शर्त क्या था? तो एक ब्रिटिश रीजेंट रहेगा, कहां रहेगा? तो हैदराबाद में रहेगा। अब कितना सेना रहेगा ये नहीं लिखा हुआ था, बल्कि उसके साथ असीमित, यानी जितना वो चाहे, असीमित सेना रहेगा। और इसका खर्च कौन उठाएगा? तो इसका खर्च उठाएगा सिंध का अमीर। तो ये जो 1838 की संधि थी, ये एक प्रकार से अपनी संप्रभुता को सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों को गिरवी रख दी। अब सिंध के अमीर स्वतंत्र नहीं रहे, क्योंकि अब ब्रिटिश फौज रीजेंट के साथ सिंध में रह रहा था, और वो किसके खर्च पर रह रहा था? तो सिंध के अमीरों के खर्च पर रह रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो सिंध की संप्रभुता जो है वो समाप्त हो गई। अब देखिए यहीं पर घटना क्या घटती है कि यहां तक अंग्रेजों का उद्देश्य 38 तक था कि जैसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि चल रही थी,
कि देशी रियासतों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, उसको राजा को रहने दिया जाए, लेकिन वास्तविक रूप से शासन कौन करे तो हम करें। तो यहां तक तो अंग्रेज पहुंच गए थे, लेकिन विलय का जो परिस्थिति पैदा हुई वो यहां से जुड़ जाता है कहां, अफगानिस्तान के साथ। कि अफगानिस्तान में जो हार हुआ तो उस हार के वजह से जो अगला गवर्नर जनरल एलन ब्रो आता है वो क्या करता है कि सिंध को विलय करने के लिए बजाते तौर पे एक व्यक्ति को भेज देता है जिसका नाम था चार्ल्स नेपियर। ठीक है, तो अब देखिए कि अगला जो कदम होता है वो लॉर्ड एलनबरो और सिंध का विलय। 1839 लॉर्ड एलनबरो एलनबरो और सिंध विलय। ठीक है, आप जानते हैं कि लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल क्या था? 1842 से कब तक? 44 तक, यही ना पीरियड था। अब देखिए साहब कि जो अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव में कमी आई थी, इस कमी की पूर्ति वो कहां करना चाहता था? सिंध में। ठीक है, और इसके लिए उसने चार्ल्स नेपियर को नियुक्त किया। अब देखिए चार्ल्स नेपियर ने क्या किया, बहाना खोजा। एक बहाना जो था वो खैरपुर के उत्तराधिकार का, और इसका जो है बहाना बनाकर करके एक घटना घटती है ईमानगढ़ की। और फिर इसकी प्रतिक्रिया में बलूची सेना रीजेंसी पर आक्रमण कर देता है। और ऐसी स्थिति में 17 फरवरी 1843 ईस्वी को मियावी का युद्ध होता है। और इसके बाद सिंध का विलय कर लिया जाता है। कब? तो 4 मार्च 1843 ईस्वी को। तो देखिए जो एलनब्रो को भेजा गया वो स्पेशली क्यों भेजा गया था, ये कल के अफगान युद्ध में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो एलनब्रो से पहले जो गवर्नर जनरल था कौन था?
एलन ब्रो से पहले हैं? 36 से 42 तक कौन था? ऑकलैंड था। दे देंगे एक मुसाइड, सब भूल गए थे। इसलिए ना बोलते हैं कि जो क्लास हो रहा है उसको पढ़ के मटेरियल्स क्यों दिए हुए हैं आपको, इसलिए कि बार बार पढ़िए उसको तो याद हो। तो ऑकलैंड असफल रहा था, कहाँ हार गया था, 16,000 आदमी को मरवा दिया था, याद नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक अंग्रेज जलालाबाद पहुंचे थे, तो इसलिए इसी घटना की वजह से ऑकलैंड की गवर्नरी चली गई थी। और एलन ब्रो ने आधे के साथ क्या किया कि अपना एक सेनापति भेजा और काबुल में बारूद से उड़ा दिया, और दोस्त मोहम्मद को जो है बुला के गद्दी पर मजबूरी में बैठाना पड़ा। तो एलन ब्रो ने काबुल को लाख बारूद से उड़ा दिया हो, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि ये अफगानी लोग हमारे हाथ में आने वाले हैं नहीं। तो जो प्रभाव में कमी आई है ब्रिटिश सत्ता का ये पश्चिमोत्तर भारत में, ये भारत में, तो उसकी खाना पूर्ति होनी चाहिए। तो उनको दिखाई पड़ा कि अभी मुलायम चारा जो है वो सिंध ही है, कि इसके पास उतनी शक्ति नहीं है, इसे बहुत आसानी से हम हजम कर सकते हैं। तो एलन ब्रो की नीति ही हो गई कि सिंध का हम विलय कर लें। अभी तक अंग्रेजों की नीति नहीं थी 1838 के संधि तक, तो उसके लिए बहाना इसने ढूंढा। तो एक बहाना उसको कहां मिल गया? चार्ल्स नेपियर को खैरपुर में। अब वो बता चुके हैं कि हैदराबाद खैरपुर अमीरपुर 3 भाग में बटा हुआ था। तो खैरपुर का जो अमीर था वो बूढ़ा हो गया था, वो अपने एक पुत्र को बनाना चाह रहा था। अंग्रेज लोगों ने जानबूझ के उसके दूसरे पुत्र का सहयोग कर दिया और कहा कि नहीं यही बनेगा। तो अब मामला था खैरपुर का, तो बुलाया गया हैदराबाद का भी, अमीरपुर के भी अमीर को कि आप लोग सब आके इस पर साइन कीजिए। तो ये लोग तैयार हो गए कि ठीक है भाई आते हैं। अब ये लोग जैसे ही वहां पहुंच रहे थे वैसे ही एक घटना ये घटी कि ईमानपुर के किले को अंग्रेजों ने जो है वो बारूद से उड़ा दिया, और इसके वजह से बलूची सेना में आक्रोश आ गया। तो एक तरीके से नेपियर ने जानबूझ करके ईमानगढ़ का पतन किया था। वो चाह रहा था कि आक्रमण करे बलूची ताकि हम युद्ध की घोषणा कर दें, और अमीर चाहते थे कि सेना आक्रमण नहीं करे, वो बच के चल रहे थे ताकि मेरा रियासत जो है बच जाए। तो ईमानगढ़ की घटना ने बलूची सैनिकों को जो है वो विद्रोही बना दिया, और जैसे ही रेजिडेंसी पर, जहां रेजिडेंट काबुल में रह रहा था, काबुल बोल रहा है, हैदराबाद में रह रहा था, तो वहां जैसे ही आक्रमण किया वैसे ही नेपियर को मौका मिल गया कि ब्रिटिश सेना पर हमला हुआ है। अब 2-3 युद्धों में बलूचियों को पराजित कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा युद्ध था मियावी का युद्ध। मियावी का युद्ध में तय हो गया कि अब बलूच नहीं जीत पाएंगे, और इस तरीके से 4 मार्च 1847 को सिंध का विलय कर लिया गया। और नेपियर ने सिंध से ही जो है वो चिट्ठी लिख दी किसको? एलन ब्रो को, कि हमने सिंध को जीत लिया। और नेपियर ने बजाते तौर पे एक किताब लिखी बाद में, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, जिसमें कहा है कि सिंध का विलय एक महान बुराई है, इसका विलय नहीं किया जाना चाहिए था, अमीरों को कोई गलती नहीं है, लेकिन यह विलय दिलेरी के साथ मानवतापूर्ण ढंग से की जाएगी और इसमें कोई गलती नहीं। तो इस तरीके से सिंध का विलय एक ऐसी घटना है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अफगानी हार की पूछ थी। क्लियर? तो ये 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ, अभी सिर्फ एक रह गया है, एंग्लो बर्मा रिलेशंस। उसको कल के क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे। थैंक यू।